गुड इवनिंग विद्यार्थी। आज हम लोग क्लास 10th के प्रथम चैप्टर मैथ का पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आज का हम लोग का टॉपिक है वास्तविक संख्या। इंग्लिश में इसको कहेंगे रियल नंबर। रियल नंबर। अब यहां से विद्यार्थी ए आप क्लास 10th के टॉपिक को देख रहे हैं। 9th तक आपने पढ़ के आया है। वास्तविक संख्या एक ऐसा अध्याय है जो आपका छठा से लेकर विद्यार्थी अभी तक का 10वां तक पढ़े हुए सभी संख्याओं पर जितना अनुभव है वो सबका सार है। अर्थात वास्तविक संख्या पर आके 10वां तक आपका समाप्ति होती है। लेकर आगे आपको सम्मिश्र संख्या पढ़ना है, जिसकी चर्चा हम लोग क्लास 11th में करेंगे। आज हमारे लिए ये आपका एक बहुत आसान और सरल टॉपिक है, जिसको हम सभी बच्चों में किसी न किसी रूप से कंफ्यूजन रहता है लेकर कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय जानना है। फिर परिमेय अपरिमेय के साथ हमें और भी सम संख्या विषम संख्या जो पहले पढ़ के चला है वो भी जानना है। जो अगर हम भूल जाते हैं तो सबको विद्यार्थियों में यहाँ एक साथ आज के क्लास के साथ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और विद्यार्थी आप अच्छे से कंसंट्रेशन बनाए रखें तो आप समझ सकते हैं। कॉपी कलम खोल के बैठ जाएं और साथ ही लिखने के लिए भी तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद्यार्थी। वास्तविक संख्या के चैप्टर से आने से पहले हम कुछ बिगिनिंग चैप्टर पर चर्चा करेंगे। कहता है कि दुनिया की जब शुरुआत हुई तो विद्यार्थी दुनिया की शुरुआत में हमने प्राकृत संख्या को देखा। क्या देखा? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं विद्यार्थी? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी हमने गिनती कहां से शुरुआत की? एक से शुरुआत की। हमने गिनती कहां से शुरुआत की? एक से शुरुआत की। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसको इनफिनाइट अनंत पढ़ेंगे। इसको हम लोग अनंत पढ़ेंगे या इंग्लिश में इनफिनाइट पढ़ेंगे। कहता है कि हमने गिनती की शुरुआत कहां से की थी? एक से की थी। हमने गिनती की शुरुआत कहां से की थी? एक से की थी। अर्थात हम लोग गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते थे? प्राकृत संख्या कहते थे। प्राकृत संख्या किसको कहते थे? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते थे विद्यार्थी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थी? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसकी सिंबॉलिक लेटर क्या हो? इसको रिप्रेजेंटेशन किस अक्षर से करेंगे? अंग्रेजी के एन अक्षर से। किस अक्षर से विद्यार्थी? अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एन से। अब कहता है विद्यार्थी आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? कितना बताएंगे? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 विद्यार्थी। लेकिन सबसे बड़ी पूछ दे तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप नहीं परिभाषित कर सकते हैं। जितना बोलेगा उसमें आप एक बढ़ जाएगा। अर्थात क्या कहेंगे? अनंत। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। अब देखिए विद्यार्थी, जब हम प्राकृत संख्या समझ गए कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, तब इसके बाद हमें अगली संख्या समझनी कि प्राकृत संख्या को फिर हमने कई प्रकार से वर्गीकृत किया। पहला इसमें हमने कहा कि सम संख्या। पहला किसने कहा? क्या कहा विद्यार्थी? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा टॉपिक समझते हैं कि सम संख्या में क्या क्या चीज है। तो पहला पॉइंट कि वैसी संख्या जिसको हम 2 से पूरा क्या कर सके? काटने पर, विभाजित करने पर शेष 0 बचे। अर्थात विद्यार्थी ई बराबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी इनफिनिट तक जाएगा। यानी वैसी प्राकृत संख्या जिसको 2 से भागा दें तो पूरा क्या हो सके? कट सके। अर्थात वैसी संख्या जिसको हम 2 से विभाजित करें तो शेष क्या बचे? 0 बचे। या 2 बराबर भागों में हम उसको बराबर इक्वल बांट सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? सम संख्या।
लेकिन अगर विद्यार्थी हमने सम संख्या को लिखा तो सम संख्या से हमें जुड़े कुछ छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या हो जाएगी विद्यार्थी? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन पूछेंगे सबसे बड़ी सम संख्या, तो क्या सबसे बड़ी सम संख्या को आप बता सकते हैं? नहीं। तो सबसे बड़ी सम संख्या हम इनफिनाइट मेंशन कर देंगे कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी हमारी? इनफिनाइट, अनंत हो जाएगी। अब यहीं पे चर्चा में फिर हम लेते हैं सम संख्या के बाद एक अगली संख्या जो बच गई थी, जो हमारा क्या था? विषम संख्या। कौन बच गए थे विद्यार्थी? विषम संख्या। विषम संख्या। सम संख्या के बाद उसी विषम संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? ऑड नंबर। विषम संख्या को हम लोग क्या कहेंगे विद्यार्थी? ऑड नंबर। यानी विषम संख्या किसको कहते हो? वैसे सॉरी, सम संख्या में एक बात और याद रखेंगे कि सम संख्या का व्यापक रूप अगर आपसे पूछेगा तो 2n होता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2n, जहां n एक प्राकृत, किसी भी सम संख्या को हम 2n के फॉर्मेट में रख सकते हैं। जैसे में n एक प्राकृत संख्या तो 2 गुना 1 2 होगा, 2 गुना 2 4, 2 3 6, यानी प्राकृतिक संख्या रखते हैं तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2n होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करके लिखें, व्यापक रूप, व्यापक रूप हमारा क्या हो जाएगा? 2n। सम संख्या का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? 2n। सम संख्या का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? 2n। कभी 2n का लिख देगा, कभी 2q लिख देगा, कभी 2r लिख देगा। लेकिन ध्यान रखेंगे ये r जो भी रहेगा क्या रहेगा? प्राकृत संख्या का समुच्चय रहेगा, जो भी रहेगा। अब यहां समझते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको 2 से पूरा विभाजित करे तो शेष कितना दे? वैसी संख्या जिसको 2 से पूरा विभाजित करने पर आपको विद्यार्थी शेष कितना दे? हमेशा 1 दे। इसको हम विद्यार्थी ओ से भी इंडिकेट कर सकते हैं। 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफिनाइट। इसका भी व्यापक रूप आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें मेंशन कर देंगे 2n प्लस 1। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1। फिर समझते हैं प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 आपसे पूछा जाएगा। इससे हम लोग n द्वारा सूचित करेंगे। सम संख्या प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत में पढ़ेंगे। सम संख्या और वैसी संख्या जो 2 या वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा क्या करे? कट जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए, शेष 0 बचे, तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या इनफिनाइट। फिर कहते हैं सम संख्या का व्यापक रूप 2a, जहां n क्या है? एक प्राकृत संख्या है, जहां n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। विषम संख्या उसी में दूसरा जो छूट गया 1 3 5 7 9 11, ये क्या हो गया? विषम संख्या। वैसी संख्या जिसको 2 से पूरा भागा दे तो क्या हो सके? पूरा विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं विद्यार्थी? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? 2n प्लस 1। अब आपसे पूछेगा कि विषम संख्या में सबसे विद्यार्थी विषम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी विद्यार्थी? 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हम परिभाषित कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी? इनफिनाइट हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसी में हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद भी और संख्या बच गया था। संख्या को हम और तरीके से परिभाषित कर सकते थे। वो संख्या क्या था विद्यार्थी? आपको तीसरा देखते हैं। अब यहां से विद्यार्थी अभाज्य संख्या क्या है? इसी में अभाज्य संख्या। प्राकृत संख्या और भी तरीके से परिभाषित हो रही थी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या थी? वैसी संख्या या वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो। अगर इसका हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल में आपको लेंगे तो विद्यार्थी 1 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 जाएंगे, ये भी इनफिनाइट तक जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला? वैसी संख्या
प्राकृत संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो। तो इसका मतलब है कि एक से विभाजित होगा और अपने आप से भी अपने आप ही वही है, अर्थात कहने का मतलब है मिनिमम 2 फैक्टर हो। ये परिभाषा से कुछ गलतियां होने लगती है, तो पूछेगा कि क्या एक हमारा विद्यार्थी अभाज्य संख्या है, तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा एक अभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। पूछेगा क्यों एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आप परिभाषा तो देते हैं कि एक और अपने आप से विभाजित हो जाए, तो एक ही है और अपने आप भी स्वयं है, तो मिनिमम कम से कम इसका अभाज्य संख्या के और दूसरा परिभाषा लेते हैं कि जिसका गुणनखंड करने पर 2 फैक्टर आए, मिनिमम 2 या मैक्सिमम भी उसका 2 हो। ठीक है ना विद्यार्थी, आपको उससे ज्यादा और ना उससे कम, मतलब कम भी रहेगा तभी दिक्कत है। जैसे मान लिया कि एक क्या है, एक का एक ही फैक्टर, एक का एक ही फैक्टर है, अर्थात विद्यार्थी एक को हम अभाज्य संख्या की श्रेणी से बाहर करते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है विद्यार्थी, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। लेकिन फिर यहाँ प्रश्न हमारे 3 तरीके से पूछे जाएंगे। पहला, एकलौतवा समअभाज्य संख्या 2, ये भी याद रखें, एकलौतवा समअभाज्य संख्या सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। एकलौतवा समअभाज्य संख्या हमारा क्या हुआ, 2। अब विषम संख्या अगर बोलेगा कि विषम संख्या के रूप में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या बोलेंगे, 3। विषम संख्या के रूप में 3, विषम संख्या के रूप में 3। अब बाकी 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या आएंगे ये सब विषम संख्या होंगे। 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या आने वाले हैं सब विषम संख्या होंगे। अभाज्य संख्या की सबसे शॉर्टकट परिभाषा लीजिएगा तो परिभाषा क्या होगा विद्यार्थी, वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, अर्थात 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अदरवाइज एक और तरीके से परिभाषा हम लोग जो रखते हैं, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे भी हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी एक ही परिभाषा को किस तरीके से बोलेगा तो हमको याद यहाँ से 3 ही बात रखनी है। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, कोई पूछेगा कि एक अभाज्य संख्या है तो क्या बोलेंगे, नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी और एकलौतवा, छोटी या बड़ी दो ही जो मेंशन कर दिया जाए, छोटी बड़ी या एकलौतवा सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, उससे बड़ी कंटिन्यू आपको जाएंगे। तो यहाँ तक आपका HW में रह गया कि 1 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या लिखनी है और उसकी संख्या काउंटिंग करनी है। अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं, तो अभाज्य संख्या के बाद हम लोग अभाज्य संख्या की परिभाषा आप लोग बता पाएंगे कि वैसी संख्या या वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या के बाद हमारा अगला परिभाषा आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। अब यहां से विद्यार्थी सअभाज्य संख्या को समझते हैं। सअभाज्य संख्या को अभी हम तुरंत चर्चा में लेने वाले हैं, मसा यानी महत्तम सवर्तक। वैसी 2 संख्याएं या वैसी 2 प्राकृत संख्याएं जिसका मसा 1 हो। समझ लो विद्यार्थी, इसमें मेंशन ये नहीं है कि विद्यार्थी सम है, विषम है, अभाज्य है। मिनिमम 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके बीच में एक खाली हो, कॉमन, एक के सिवाय कोई भी कॉमन ना हो, उसको हम लोग कहेंगे सअभाज्य संख्या। यानी ओनली फॉर 1 कॉमन हो दोनों में, उसके अलावा कोई भी संख्या उसमें कॉमन ना हो, उसको विद्यार्थी सअभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसा तुम कोई भी अपना मन से लिख सकते हो। मान लिया कि हम 3 और 8 लिखें, 3 8 में एक के अलावा कोई कॉमन है नहीं, तुम देख के कह दो कि सअभाज्य संख्या है। 3 8 में 1 के अलावा कोई और कॉमन है नहीं, तो सअभाज्य संख्या पहचान गए कि सअभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें विद्यार्थी वैसी 2 संख्याएं जिसका विद्यार्थी या पेयर ऑफ ए ट्वाइस नंबर ओनली फॉर 1 एचसीएफ कॉमन रहेगा। ठीक है ना, यानी उसके बीच में क्या ओनली 1 क्या होगा, कॉमन होगा। आइए जैसे में और भी संख्या आप ले सकते हैं इसके बीच में, जैसे हम देखते हैं, मान लिया कि हम ले लेते हैं 5 और 7, ये दोनों देखिए अभाज्य संख्या भी है, दोनों अभाज्य संख्या भी है और ये दोनों के बीच में एक के अलावा कोई और कॉमन भी नहीं है। देखिए कुछ हम और मिश्र संख्या भी लेते हैं, मान लिया कि लिखते हैं 2 और इन्हें से ले लेते हैं विद्यार्थी 15, 2 और 15, ये दोनों में एक के अलावा कोई और कॉमन है
नहीं, तो दोनों कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। आपका पूछा जाएगा कभी काल ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन सहअभाज्य संख्या का युग्म है, तो उनका मसा लेंगे, महत्तम समावर्तक लेंगे, जिसका विद्यार्थी कॉमन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सहअभाज्य संख्या के बाद एक और संख्या हमें पढ़नी है जिसका नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इंग्लिश में कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर। अब यहां देखिए कंपोजिट नंबर क्या होगा? इसका मिनिमम आपका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। इसका वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा आपका गुणनखंड हो। एग्जांपल में ले लेंगे, मान लिया कि 6 देखिए क्या चीज से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। अर्थात एक कैसी संख्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर हो जाएगी। मान लिया कि हम 10 ले लेते हैं, 10 1 से कटेगा, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। यानी वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो क्या कहलाएंगे? यौगिक संख्या कहलाएंगे। एक बार अपना आपको फिर से रिपीट करते हैं, तब हम आगे कहानी पर चलेंगे। हमने क्या देखा विद्यार्थी? सबसे पहले प्राकृत संख्या देखा। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या निम्नलिखित प्रकार से हुई। प्राकृत संख्या कितने प्रकार से हुए? निम्नलिखित प्रकार से हुए। ए हमने सम संख्या पढ़ा, बी विषम संख्या पढ़ा, सी अभाज्य संख्या पढ़ा, डी हमने सहअभाज्य संख्या पढ़ा, ई हमने यौगिक संख्या पढ़ा। अगर ये आपने 5 प्रकार से इसको पढ़ने की कोशिश की। प्राकृत संख्या में सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाया। सबसे छोटी सम संख्या कौन हुआ? 2। सम संख्या का व्यापक रूप 2a। फिर विद्यार्थी विषम संख्या किसे कहा? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विद्यार्थी शेष 1 दे, उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या का व्यापक रूप 2n + 1। फिर कहता है अभाज्य संख्या किसको कहा? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो जाए, ये ना हो, और साथ साथ में विद्यार्थी या इसका दूसरा परिभाषा वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो, उसको विद्यार्थी हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन एक ध्यान रखेंगे, अभाज्य संख्या नहीं। सहअभाज्य संख्या वैसे 2 संख्या जिसका HCF अर्थात मसा आपको क्या हो, इसको मेंशन किया जाए तो विद्यार्थी मसा क्या हो? 1 आए। मसा क्या हो? 1 आए, तो उसको विद्यार्थी हम लोग क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसा आप कोई भी जोड़ा ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर कहता है कि यौगिक संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो पूछेगा कि क्या एक यौगिक संख्या है? आपसे प्रश्न किया जाएगा कि क्या एक यौगिक संख्या है? एक यौगिक संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि विद्यार्थी एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। यौगिक संख्या का परिभाषा है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या। याद रखेंगे, एक ना तो हमारा अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। इतनी कहानी अगर हम समझ लेते हैं तो इतनी कहानी के बाद कहानी के अगले पड़ाव पर हम लोग चलते हैं। कहानी का अगला पड़ाव हमारा है ये थी शुरू में संख्या की कहानी। अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे करते हैं। अब यहां से प्राकृत संख्या पढ़ने के बाद कहानी आगे बढ़ी और दुनिया ने ये जानना चाहा कि आखिरी बार गिनती जब हम 1 से कर रहे थे तब तो ठीक था, लेकिन 1 के नीचे क्या होगा? 1 से नीचे क्या होगा? बहुत दिन तक दुनिया उलझन में रही और 1 के नीचे आया तो गिनती में हमने 0 को एंट्री दिया। 0 से गिनती शुरू किया। कितना से गिनती शुरू किया? 0 से गिनती शुरू किया। अब
अब कहा दुनिया ने कि अगर जीरो से गिनती शुरू किया जाए तब संख्या में तो एक नई संख्या शामिल हो गई थी, इस संख्या को क्या नाम दिया जाए। तो इसके बाद की कहानी में ये नई संख्या जो एंट्री ली, ये नई संख्या का नाम आप खूब बखूबी जानते हैं, क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, अर्थात इंग्लिश में होल नंबर। विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, हमने संख्या नंबर 2 अभी पढ़ा, होल नंबर, पूर्ण संख्या। संख्या पूर्ण हो चुकी थी, हम बोलते थे जहां कुछ नहीं वहां क्या है? जीरो है। जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। इस पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को हम लोग W द्वारा सूचित करेंगे। पूर्ण संख्या को हम किससे सूचित करेंगे विद्यार्थी? W द्वारा सूचित करेंगे। पूर्ण संख्या को किससे सूचित करेंगे? W द्वारा सूचित करेंगे पूर्ण संख्या। अब आपसे प्रश्न करेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो आप सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताएंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है विद्यार्थी? तो आप बता देंगे कि जीरो। जीरो से पहले आपने पढ़ा सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। अब यहां से बोलेगा विद्यार्थी कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो हम बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि यहां से इन्हें क्या था? सभी प्राकृत संख्या था। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा हम लोग यहीं से निकाल लेंगे कि गिनती के संख्या में जीरो को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या के बाद आगे की हमारी कहानी चालू होती है कि विद्यार्थी आपको क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हैं? तो बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि जीरो क्या प्राकृत संख्या में आता है? नहीं। तो यहाँ पे दो नोट हमारा होता है, सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हैं। सभी प्राकृत संख्या क्या है विद्यार्थी? पूर्ण संख्या हैं। परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। फिर समझने का प्रयास करते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। और लड़ाई भी तो पहले हम इसीलिए लड़ रहे थे ना कि एक के नीचे क्या, किसी को पता नहीं था, तो आर्यभट्ट ने बता दिया कि एक के नीचे जीरो है और जीरो को खोज करने से संख्या क्या हो गई थी? पूर्ण हो गई थी। लेकिन क्या हम पूर्ण हुए थे? इसके लिए जिज्ञासा हमारी आगे कंटिन्यू जारी थी। किसी ने प्रश्न किया जीरो से नीचे जाए तो क्या होगा? जीरो पर आकर तो दुनिया रुकी, बोला कि जीरो से नीचे हो जाएगा तो क्या होगा? तो फिर नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा कि जीरो से नीचे जाएगा तो विद्यार्थी हमारा नई संख्या का एक समुच्चय तैयार होगा। तो बोला कुछ नहीं करना है, एक आप संख्या रेखा लीजिए और संख्या रेखा लेकर आप एक लाइन बना लीजिए, लाइन खींच लीजिए।
अब कहता है कि एक संख्या, एक लाइन हमने ले लिया है और ये लाइन पर हमने विद्यार्थी कहा कि आप एक जगह लाइन खींचकर यहाँ पे 0 मेंशन करें, दाहिनी तरफ आप मेंशन करते हैं 1, दाहिनी तरफ आप मेंशन करते हैं 1 2 3 4, आगे डॉट डॉट डॉट। तो कहता है कि आप सेम प्राकृत संख्या को शून्य के बाईं तरफ माइनस के साथ लिखिए, अर्थात -1 -2 -3 -4, डॉट 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 हम कहां तक लिख सकते हैं विद्यार्थी? माइनस इन्फिनिटी तक, और ये डॉट 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 आप कहां तक लिख सकते हैं? प्लस इन्फिनिटी तक। और अब जो हमारी संख्याओं का जो समुच्चय बना 3 नंबर, ये पूर्णांक संख्या का समुच्चय बना। पूर्णांक संख्या क्या चीज का समुच्चय बना विद्यार्थी? पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इंटीजर्स नंबर कहते हैं। अब कहता है विद्यार्थी कि हमने काउंटिंग में थोड़ी बहुत एडिट किया और उसमें लिखा, बोला कि दाईं तरफ जो लिखें ये आपको धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, यानी पूर्णांक संख्या फिर से हमारा टूट गया था, और बाईं तरफ जो 0 के थी ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या थी। बाईं तरफ क्या थी? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये बीच में क्या था विद्यार्थी? शून्य। बीच में क्या था? शून्य। तब हम पूर्णांक संख्या की परिभाषा यहां से दे सकते हैं, कैसे? सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को शामिल करके लिखने से प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या की परिभाषा में फिर लिखते हैं, यानी इसको हम थोड़ा सा अपने पीछे पढ़े हुए शब्दों से लिंक करते हैं। इधर से प्राकृत संख्या है, इधर से प्राकृत संख्या है, यानी सभी धनात्मक प्राकृत संख्या और सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिभाषा सिर्फ हमें रटनी नहीं है, परिभाषा हमें समझना है और सकारात्मक उत्तर देना है। फिर से समझते हैं, 1 से n के काउंटिंग प्राकृत संख्या मालूम है, 1 से पीछे की माइनस में प्राकृत संख्या की काउंटिंग हो रही है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो कहता है सभी धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको कैपिटल आई से भी इंडिकेट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने हैं। वो चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम ध्यान में मेमोराइज करने का प्रयास करते हैं। अब यहां से देखिए विद्यार्थी, पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0, देखिए आपसे पूछेगा, आपसे पूछा जाता है कि माइनस, अब पहले सीधा समझिए, 4 बड़ा कि 5 बड़ा। अगर हम यहां से लिखें 5, तो 4 बड़ा कि 5 बड़ा, तो आपने कह दिया कि 5 बड़ा, लेकिन हम पूछे कि -4 बड़ा कि -5 बड़ा, तो आप क्या बताएंगे? -4 बड़ा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं, आपको बताया गया है कि जो जितना कर्ज में हो वो उतना ही आपको विद्यार्थी छोटा हो जाता है। यहाँ देखिए संख्या रेखा में उसे परिभाषित करती है, कैसे? आपको हमने संख्या रेखा पर एक बात आपने देखा कि दाईं तरफ की संख्या बाईं तरफ से बड़ी हो रही थी, अर्थात 5 हमारा 4 के दाईं तरफ था, सो 5 क्या था? बड़ा था।
सिमिलरली -4 और -5 में पूछे कि कौन बड़ा, तो हमारा -4 बड़ा। क्यों? कि -4 संख्या रेखा पर -5 के क्या है, दाईं तरफ है। तो यहां से देखिए विद्यार्थी, यहां से देखिए, लिखने में मतलब रही, हम बोले सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। लिखने की काम है, हम आपको बाद में पीडीएफ रूप में या किसी रूप में हम आपको देंगे, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। आप यहाँ के आईसीसी ऑनलाइन क्लासेस के आप वहाँ पे टेलीग्राम पर से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। अब यहाँ समझिए विद्यार्थी, अब यहाँ से हम लोग को समझना यही है कि लिखना नहीं है, सिर्फ खाली समझना है। और ध्यान से अगर कंसंट्रेशन बनाते हैं तो यहाँ से समझिए, देखिए शून्य है जो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी है। पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, शून्य। देखो तो उसके सबसे दाईं तरफ है, शून्य सभी निगेटिव पूर्णांक संख्या से क्या है, से बड़ी है, इससे बड़ी है। परंतु इसी में देखिए सभी धनात्मक संख्या से छोटी भी तो हो गई, सभी ऋणात्मक संख्या से बड़ी है, परंतु सभी पॉजिटिव पूर्णांक संख्या से क्या है, बड़ी है, अति छोटी है। क्या समझना है, शून्य सभी निगेटिव इंटीजर से बड़ी है, परंतु सभी धनात्मक संख्या से क्या है, आपको छोटी है। फिर समझते हैं, आपको विद्यार्थी सभी, यहां से इसी पॉइंट को दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, सभी धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है और सभी ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी हो सकती है। दूसरा पॉइंट फिर हमारा बनता है कि दाईं तरफ की संख्या आपको बाईं तरफ की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। अर्थात विद्यार्थी धनात्मक में जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है जो छोटी रहेगी। लेकिन ऋणात्मक में केस क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। एग्जाम्पल में अति पॉइंट स्वरूप हम देखते हैं कि छोटी ऋणात्मक संख्या बड़ी ऋणात्मक संख्या से, बड़ी ऋणात्मक संख्या से क्या होती है, बड़ी की छोटी, बड़ी होती है। छोटी ऋणात्मक संख्या बड़ी ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। ये बात हमको याद रहेगा। अब यहाँ से सभी बातें हमें, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य, एक शून्य पूर्णांक संख्या भी होगा जो विद्यार्थी। अब इसका पूर्णांक संख्या की परिभाषा फिर से याद कर लेते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या जब आ गया तब भी दुनिया स्थिर नहीं बैठी, अब इससे आगे जानने के प्रयास में थी। हम लोग कितना पढ़ लिए, 3, अब हमने चौथा पढ़ने वाले हैं। अब दुनिया को नया जानने में क्या इंटरेस्ट था कि बोला कि अगर विद्यार्थी अगर फ्रैक्शन में आ जाए, तो मान लिया कि अभी तो पूरा पूरा आ रहा था तब तक हम चर्चा कर रहे थे, अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तब यहाँ से फिर यहाँ पे एक नई कहानी लिखी गई थी जिसका नाम था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहीं से आपको पढ़ना है। परिमेय संख्या इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहा कि अगर भिन्न के रूप में लिख देगा तो इस कंडीशन में हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या के परिभाषा में लेता है कि वैसी संख्या जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे
पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हों तथा Q बराबर शून्य ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है विद्यार्थी। और ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में हम लिख सकें। P और Q क्या है? हमारा यहाँ पूर्णांक है, जो भी हमने पढ़ा। पूर्णांक आपने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पढ़ा और साथ साथ में शून्य को ही पढ़ा, लेकिन ये भी मेंशन किया कि नीचे वाला Q शून्य नहीं होना चाहिए। हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दें, नोट में अगर P बाई Q हम इसको लिख रहे हैं तो ऊपर वाले वैल्यू को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इंग्लिश में नॉमिनेटर और इंग्लिश में डिनोमिनेटर। यहाँ पे नॉमिनेटर ना होता न्यूमिनेटर होता है। चेक कर लेते हैं स्पेलिंग। नोमिनेटर कहता विद्यार्थी और यहाँ डिनोमिनेटर कहता विद्यार्थी। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर। बड़ा सिंपल इसका लॉजिक आप देखते हैं कि सरस्वती जी की सवारी क्या होती है? हंस। हंस ऊपर क्या उड़ता है? आकाश में। तो अंश से हंस याद रखना। हर बैल से सुना कि खेती होती थी जमीन पर, तो हर कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। यानी नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, ये आपका P बाई Q का फॉर्मेट रहेगा। अब इसमें यहाँ से देखिए विद्यार्थी कहना क्या चाहता है, बोर्ड को ध्यान से देखें। Q बराबर शून्य ना हो, तो Q बराबर शून्य क्यों ना हो? क्योंकि जीरो से आप यहाँ पे एक और नोट पॉइंट में दूसरा पॉइंट समझें। अगर ये नोट है तो B, 2 से अगर जीरो को भागा दें तो एक आप भागफल नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये अपरिभाषित हो जाएगी, अनंत हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। पढ़ते रह जाइए। जीरो से अगर भागा दे के 0 भागा 2, और आप जानते हैं कि जीरो से हम जिस संख्या को गुना करते हैं वो संख्या क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौके 0, 0 अनंते 0। अर्थात 0 से हम जिसको भी गुना कर रहे हैं 0 आ जा रहा है, जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन विद्यार्थी दूना मिलेगा। अर्थात इसीलिए बोला कि Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ से देखिए, सिमिलरली केस C नंबर अगर समझे हम लोग कि अगर 0/2 रहे तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आपको भागा सिखावल गया है, जिसमें बतावल गया है कि भागा की शुरुआत 0 से 9 तक ही होती है और इतना ही टाइम से हम भागा लगाते हैं। सो 2 को पढ़ें, 2 0, 2 गुने 0 0 आया, अर्थात 0 मरतबे हमारा भागा लग के 0 प्राप्त हुआ था। इसीलिए ये बोला यहाँ पे आपको परिभाषा देते हुए परिमेय संख्या में कि कभी भी हमारा Q शून्य नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा शून्य Q बराबर अगर शून्य हो जाता है, इस स्थिति में आपका एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? इरर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इतना भी ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर।
ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश और नीचे वाला को हर। ऊपर वाले को इंग्लिश में न्यूमरेटर और हिंदी में डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अंश कभी कभी इंग्लिश में बोलते रहेगा नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो कभी डिनोमिनेटर बाय आपका नोमिनेटर आप बदलेंगे तो हम करेंगे। तो इस कंडीशन में हमको ये बातें याद रखनी चाहिए। अब हम लोग परिमेय संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं। यहीं पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा के साथ। एग्जाम्पल में अब हमारा परिमेय संख्या दो प्रकार के हो जाएंगे। परिमेय संख्या भी दो प्रकार के हो जाएंगे, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक ऋणात्मक को भूलेंगे नहीं। अब यहाँ से इन्हें हम धनात्मक वाला लिखते हैं धनात्मक, और इन्हें से ले लेते हैं ऋणात्मक। ध्यान देंगे विद्यार्थी, धनात्मक ऋणात्मक में क्या डिफरेंस है? अगर अंश या हर दोनों सेम साइन के साथ रहेगा तो धनात्मक, और दोनों विपरीत साइन के साथ रहेगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू, तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या में जाएगा। जैसे में हम लिखेंगे 2/3 धनात्मक की ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन आगे कुछ नहीं तो प्लस है। हम लिख देंगे -2/3। तो अंश का मान आपका विद्यार्थी माइनस में है, अर्थात ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। फिर विद्यार्थी हम लिखेंगे -4/5 माइनस, तो क्या है धनात्मक है कि ऋणात्मक? क्या है धनात्मक कि ऋणात्मक? ये धनात्मक हो जाएगा। अभी बोले दोनों सेम साइन रहे हर और अंश का, तो धनात्मक हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और कट के क्या आएगा? +4/5 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 4/5, अर्थात धनात्मक परिमेय संख्या थी। तो कभी पहचानने कहेगा धनात्मक परिमेय संख्या है, फिर ऐसे देखिए ये ने लिख देगा 4/-5, तो विद्यार्थी ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला कंफ्यूजन, मान ले कि -3 लिख देगा आपको -4। अब इस कंडीशन में इन्हें भी लिख देगा -3/, थोड़ा सा मिटाते हैं, इन्हें लिख देगा -3/4। तो विद्यार्थी अब हमको बताना है कि विद्यार्थी क्या है, अगर ए इसको मेंशन कर ले एग्जांपल में, ये बी नंबर एग्जांपल था, तो ये हमारा सी नंबर एग्जांपल हो गया। सिमिलरली इधर है एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और एक तीसरा। अब यहां से देखिए विद्यार्थी, -3/4 ये धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक। क्यों धनात्मक है विद्यार्थी? इसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल है, माइनस माइनस वही है, ऊपर रखे या नीचे। अब यहाँ से -3/4, आज इस बीचवा में है तक ऊपर वाला को दे रहे माइनस साइन के नीचे वाले को, नॉर्मल केस में ऊपर वाले को, लेकिन हम चाहे तो नीचे भी ला सकते हैं, ऊपर भी ला सकते हैं। माइनस साइन आपको लिखा रहेगा। तो देखिए आपको हम यहाँ से एक कंफ्यूजन भरा प्रश्न से हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। अगर हम लिखे -8/9 या बराबर क्या 8/-9, ये दोनों क्या बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं? नहीं कह रहा बराबर है विद्यार्थी, हो सकता है, सस्पेंस में है। तो विद्यार्थी देखिए ये दोनों इक्वल हैं, आप इसको क्लियर रखें, ये दोनों इक्वल हैं। इसको हम ऐसे भी, आपको इच्छा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8/-9 बराबर 8/-9, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -8/9 बराबर -8/9, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -8/9 बराबर -8/9। ये सब बातें सेम लिखी गई है, ध्यान रखें। माइनस साइन लिखकर और प्लस साइन लिखकर विद्यार्थियों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि -8/9 और 8/-9 दोनों वैल्यू सेम है। इस वैल्यू को आप इतना में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, एज ए लिख सकते हैं, एज ए लिख सकते हैं, या -8 अंश को दोनों माइनस करके लिख सकते हैं, या बीचवा में माइनस करके लिख सकते हैं, या एक को ऊपर माइनस एक को नीचे माइनस करके दोनों को लिख सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन से आप बाहर रहेंगे।
और कोई पूछेगा तो यहां से फिर समझते हैं, दोनों साइन अगर माइनस सेम हो ऊपर नीचे तो विद्यार्थी धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या भी दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक, जिसमें विद्यार्थी धनात्मक ऋणात्मक हम लोग पहचानना सीख गए। परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, q बराबर शून्य ना हो और p और q पूर्णांक संख्या हो, या पहले हम ये भी बोल सकते हैं कि p और q पूर्णांक संख्या हो और q बराबर शून्य ना हो। तो जब भी हम आपसे परिमेय संख्या का परिभाषा पूछें तो आपको परिभाषा में दो बातें जरूर मेंशन करनी है। पहला कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो, इतना प्रूफ जाना है, वैसी संख्या हम जिसे p/q के रूप में लिख सकते हो। दूसरी बात हमें क्या मेंशन करनी है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जिसमें p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए और साथ साथ में q बराबर शून्य ना होना चाहिए। ये दो बातें हमें मेंशन करनी होगी। खाली p/q के रूप में लिखने से हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर कहेगा कि हम 2/0 लिख रहे हैं, क्या परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि 0 से हम 2 को जब परिभाषित करते हैं और हमारा परिमेय संख्या कहता है कि q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या में कहता है कि q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात वो उतना भी नहीं समझता, यही कहना चाहता है कि हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। फिर बोलेगा कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जब अंश और हर दोनों का साइन सेम हो तो धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। ऋणात्मक परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जब अंश और हर में से किसी एक का मान भी खाली माइनस में हो तो एक का मान, दोनों का साइन विपरीत हो, सीधे दोनों का साइन उल्टा हो, तो उस कंडीशन में विद्यार्थी आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि आप गुना के रूल से यहां से मेमोराइज पॉइंट में अगर हम चौथा लिखते हैं तो आप यहां पे जानते हैं। यहीं पे हम आपको फिर से रिकॉलिंग कराना पसंद करेंगे कि एक साइन हम आपको बताते हैं बार बार, बॉक्स के 4 प्रकार के साइन लिखने हैं, माइनस, गुना, माइनस, आप जानते हैं प्लस हो जाता है, प्लस, गुना, प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। लेकिन दोनों में से एक कोई क्या रहे, दोनों में से कोई एक क्या रहे, माइनस में रहे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, माइनस। तो यही बात हम वहां पे बोल रहे थे कि गुना और भागा में पूर्णतः ये नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं। अगर दोनों में से कोई एक माइनस में रह गया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हमने परिमेय संख्या को पहचान लिया, परिमेय संख्या को समझ लिया, परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं, ये भी बातें हमने समझ लिया, और परिमेय संख्या से ही हमारी कहानी शुरुआत होती है। परिमेय संख्या के बाद बोला कि परिमेय संख्या नहीं रहेगा तो कौन संख्या रहेगा, तो हमने कहा कि परिमेय संख्या का नहीं रहेगा तो हम लोग कितना नंबर पढ़ रहे हैं, नंबरिंग आपको याद होगी, 4 हो गया है। 5वां प्रकार की संख्या को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। परिमेय भी न रहा, अपरिमेय, तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय है ये नहीं है तो सीधे कह देंगे कि अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। रेशनल का वर्ड मीनिंग आपको आता है ना, इरेशनल, उसको हमें RI जोड़ देना है, RATIONAL, इतना तक तो आपका रेशनल का वर्ड मीनिंग था, रेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। परिभाषा देखिए कितना सरल है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और आगे की परिभाषा में कोई एडिटिंग करना है, आगे जैसे था ऊपर वैसा ही है। इसकी परिभाषा भी है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बस यहाँ पे ही फोकस करना है, नहीं लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर शून्य ना हो, उसे
अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे, बराबर लिख के अगर काट दें तो कहेंगे बराबर नहीं है, या q डज नॉट इक्वल टू 0, इंग्लिश में बोलेंगे तो q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर शून्य ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्या भी दो प्रकार के होंगे, अपरिमेय संख्या भी दो प्रकार के होंगे। जैसे में हम लेते हैं जैसे में विद्यार्थी √3/2, खाली सिर्फ देखिए, अगर मान ले कि √5 भी लिखा रहे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। फिर मान ले कि -√3 बटा में -√7, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, धनात्मक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी अपरिमेय संख्या भी धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, एक्सेट्रा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बातें अब समझनी है वास्तविक संख्या के बाद। अब कहता है विद्यार्थी, कहानियां हमने सबसे पहले शुरुआत की थी जहां से समझे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सम, विषम, अभाज्य, सभाज्य और यौगिक हुआ। जब हम प्राकृतिक संख्या पढ़ें तो प्राकृतिक संख्या के बाद कहानी आई कि 1 के नीचे क्या था, 0, तब हो गया पूर्ण संख्या। तभी दुनिया शांत नहीं बैठी, कहा कि जब फ्रैक्शन में रहा तो तब बोला कि परिमेय अपरिमेय, तब बोला विद्यार्थी कि परिमेय अपरिमेय। तो अब इस कंडीशन में एक नया टॉपिक हमारे सामने आया कि और परिमेय अपरिमेय से आगे जाएंगे तो क्या, तब बोला कि एक ऐसी संख्या बना दो जो ये दोनों का क्या हो, सार हो। अर्थात विद्यार्थी आपको दोनों के सम्मिलित रूप यानी समुच्चय के रूप में जो था वो हमारा था, अगर ऐसा ले लें तो विद्यार्थी, अगर इसमें हमारा ये जो संख्या था ये वास्तविक संख्या था, ये कौन था, वास्तविक संख्या। इंग्लिश में रियल नंबर, हमारी कहानी यहीं पे आके रुकने वाली थी। रियल नंबर, रियल नंबर का 2 सेक्शन था, पहला सेक्शन में था परिमेय और दूसरा सेक्शन में क्या था, अपरिमेय। परिमेय 2 प्रकार के था, ऋणात्मक और धनात्मक। अपरिमेय भी 2 था, ऋणात्मक और धनात्मक, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक। समुच्चय का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, समुच्चय का मतलब सम्मिलित रूप, यानी ढेर सारा समूह। हम लोग की 6 नंबर है, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की परिभाषा अगर हम एक छोटा सा दें तो उसमें कहेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप कहिए या समुच्चय कहिए। संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय एक मैथमेटिकल टर्म है जो बोलने में भी आपको अच्छा लगेगा। समुच्चय को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में √3 + 2
एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको वास्तविक संख्या देखने को मिलेगा। हमने कहानी प्राकृतिक संख्या से चालू की थी, वास्तविक संख्या पर आज तक आगे कहानी रोकेंगे, लेकिन जानते जाते हम लोग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट 10th का पॉइंट समझ लेंगे, जिसमें हम लोग परिमेय अपरिमेय का जोड़ गुना घटाव भागा के बाद कौन सी संख्या प्राप्त होगी जो हम समझेंगे। इससे आगे भी संख्या की कहानी है, वास्तविक से जो सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें 11th क्लास में पढ़नी है। जब आप 10th पास करके आएंगे तब हम आपको 11th में पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, जो सबसे इम्पोर्टेंट NVVI आपके 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए होने जा रहा है, जो यहाँ से स्टार मार्किंग के साथ हम लोग देखते हैं। अगर हम विद्यार्थी कोडिंग में परिमेय संख्या को कोडिंग में हम सिर्फ ऐसा है नहीं, हमने R से अभी सूचित किया है वर्तमान के लिए, और अपरिमेय संख्या को हमने विद्यार्थी IR से सूचित किया है। सिर्फ हमने अभी कोडिंग स्वरूप इसको हमने रख लिया है। इसी से हम सारे प्रकार के तर्क भी देने वाले हैं। आप यहां से समझिए विद्यार्थी, तर्क नंबर 1, पहला पॉइंट है रेशनल जोड़ रेशनल, अर्थात परिमेय जोड़ परिमेय क्या आने वाला है, परिमेय संख्या ही आने वाला है। दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तब भी परिमेय संख्या आए। फिर कहता है तर्क नंबर 2, दो परिमेय संख्या को घटाएं तब भी परिमेय संख्या आएगा, दो परिमेय संख्या को गुना करें तब भी परिमेय संख्या आएगा, दो परिमेय संख्याओं को भागा करें तब भी विद्यार्थी क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। इसको याद करना कोई बड़ी भारी बात हुई क्या? इतना बातें आपको याद हो गया कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ गुना घटाव भागा क्या होते हैं, परिमेय संख्या होता है। डेट इज, अर्थात कह के अगर हम इसको लिखें, इसको डेटिव पढ़ेंगे हिंदी में, अर्थात इसका मतलब हो गया रेशनल जोड़ घटाव गुना भागा रेशनल ऑलवेज रेशनल। एक लाइन में बोला जाए तो रेशनल का जोड़ रेशनल से, रेशनल का घटाव रेशनल से, रेशनल का गुना रेशनल से, रेशनल का भागा रेशनल से, ऑलवेज रेशनल। इतना बात याद रहेगा। अब आ गया कि लिस्ट नंबर, तुमने टेबल नंबर वो ये याद कर लिया, जो सस्ते में याद कर लिया, और इसको समझते लेकिन कंफ्यूज में रहता है। टेबल नंबर बी भी तुम याद कर लोगे तुरंत ही। टेबल नंबर बी कैसे याद कर लेंगे? रेशनल जोड़ इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, रेशनल जोड़ था अभी घटाव देंगे, रेशनल घटाव इरेशनल इरेशनल। फिर विद्यार्थी रेशनल गुना इरेशनल क्या होगा, इरेशनल, रेशनल भागा इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। कितना मजेदार पॉइंट है। रेशनल का रेशनल के साथ या रेशनल के साथ इरेशनल के साथ ऑलवेज इरेशनल। इसको रटते रटते दिमाग लेकिन फंसा लेता है कि कभी हमारा विद्यार्थी रेशनल का रेशनल से जोड़े, इरेशनल आएगा इरेशनल अपना, यानी दोनों रेशनल सेम रहे, परिमेय जोड़ परिमेय गुना घटाव। यहाँ भी ऐसे करके शॉर्ट में अगर डेटिव करके लिखा जाए तो विद्यार्थी डेटिव में इसमें लिखा जाए रेशनल जोड़ घटाव गुना भाग, इस सब में से कुछ भी हो जाए इरेशनल के साथ क्या आ जाएगा, इरेशनल आएगा। सिमिलरली कंडीशन ई पटी रहेगा कि इरेशनल पहले रहेगा और ये बीच वाला लाइन ऐसी रहेगा और ये रेशनल रहेगा, तभी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तुमको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा, तो को ध्यान रखना कि एक रेशनल और इरेशनल रहे
चाहे पहले रहे आगे या पीछे रहे, हमेशा इरेशनल आंसर मारना। ऑब्जेक्टिव एकदम डायरेक्टिव पकड़ा जाएगा, एग्जाम में दे रहेगा बताइए इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। कंफ्यूजन अब है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ आज की हम पॉइंट को भी समाप्त करेंगे और आपका दिमाग का क्लियरनेस भी देंगे। अब हमारा यहाँ पे अगर पॉइंट को लिया जाए, इरेशनल को इरेशनल से भिड़ाओ, इरेशनल जोड़ इरेशनल, क्या होगा रेशनल या इरेशनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं, एक ही केस में अलग होगा। कैसे, मान लिया कि √3 एक इरेशनल नंबर है और -√3 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब दोनों काट के क्या हो गया, शून्य, जो कि रेशनल नंबर है। हाँ, ये बात हम आपको नहीं बताएंगे रेशनल में शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, तो बताना है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से देखिए, इसी को देखिए √3 जोड़ 2√3 बराबर 3√3, क्या आ गया, यहाँ देखिए इरेशनल था, घटाओ इरेशनल, क्या मिला रेशनल, इरेशनल जोड़ना था विद्यार्थी। अच्छा, यहाँ पे कहना था कि आपको जोड़ा दिए थे, हमें घटाव में समझाती है, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या कीजिए कि जोड़ यहाँ बदल दीजिए, माइनस साइन ऐसे रख दीजिए और यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस, थोड़ा सा हम इसको और क्लियर करते हैं तो आप इसको और अच्छे से समझेंगे। √3 जोड़ -√3, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, √3 प्लस माइनस माइनस √3 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0। क्या 0 रेशनल नंबर है ना, इसलिए ये रेशनल नंबर आ गया, ये क्या हो गया रेशनल नंबर। अब इरेशनल जोड़ इरेशनल, हमें प्राप्त भी क्या हुआ इरेशनल। एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि पहला था, तो एग्जाम्पल हम दूसरा लेके समझाते हैं। कोई भी अगर एक प्लस माइनस विपरीत साइन के साथ रहेगा तो √5 प्लस ऐसे करके लिखेंगे -√5, तभी क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। आईने से √5 -√7 जोड़ अगर जोड़ रखें तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो आने वाला है इरेशनल नंबर ही आने वाला है। तो आप यहाँ एक बात याद रखें कि रेशनल का इरेशनल से जोड़ क्या होगा, रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकते हैं। रेशनल कब आएगा, जब दोनों में से साइन सेम ही वैल्यू हो और साइन एक का अपोजिट हो, तो इस कंडीशन में रेशनल आ जाएगा क्योंकि 0 मिल जाएगा। और विद्यार्थी इरेशनल में क्या होगा कि विद्यार्थी दोनों में का क्या हो, साइन सेम हो या विद्यार्थी दोनों का क्या हो सकता है कि में भी वैल्यू भी डिफरेंस हो, तभी विद्यार्थी इरेशनल ही आएगा। अब यहाँ से जब ए नंबर आप समझ चुके हैं तो हम बी नंबर समझाते हैं। बी नंबर कहता है विद्यार्थी इरेशनल जोड़ था ना, अभी घटाव के साथ देख लेते हैं। इरेशनल क्या आएगा, ये भी रेशनल या इरेशनल दोनों हो सकता है। कैसे, जो समझते हैं रेशनल के लिए समझते हैं। अगर मान लिया कि √3 एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, सॉरी इरेशनल नंबर है, √3 क्या है एक इरेशनल नंबर है और हम इसमें से घटाने जा रहे हैं प्लस √3 को घटाने जा रहे हैं, साइन बदलिए √3 प्लस माइनस माइनस √3 एक कैंसिल होके 0 आ जाएगा और 0 क्या हो जाता है रेशनल नंबर। इधर से देखते हैं √3 माइनस अगर यहीं पे करें 2√3, तो इस कंडीशन में देखिए √3 माइनस 2√3 क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा यानी -√3। ये इरेशनल नंबर ही मिला, अर्थात इरेशनल से जोड़ और घटाव रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है। और जस्ट ये दोनों हो सकता है तो गुना भागा में भी यही होगा,
गुना भागा में भी आपका यही होगा। सी नंबर अगर हम देखते हैं, रेशनल इरेशनल विद्यार्थी मल्टीप्लाई इरेशनल बराबर में रेशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल स्वरूप इसको भी समझिए कि अगर मान लिया कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √9 √9 का वर्गमूल 3 एक, यानी सभी पूर्णांक संख्या तो एक रेशनल नंबर होते हैं ना, तो क्या हो गया रेशनल नंबर 3 बड़ा 1 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए कहने से, अब यहाँ से √3 गुना √2 इरेशनल आया, अर्थात रेशनल को रेशनल से आपको जैसे मान लें कि कभी काला पूछेगा कि ए नंबर एग्जांपल आपका पूछा गया है, पहला है, तो दूसरा कि √49/16 क्या रेशनल है या इरेशनल है, तो 49 का वर्गमूल 7, 16 का 4, 7/4 इरेशनल हो जाएगा। रेशनल हो गया ना, रेशनल। अब यहाँ से देखिए डी नंबर एक भागा के साथ देखते हैं, देन इसके आगे क्लास अगले क्लास के साथ हम लोग समझेंगे। डी नंबर, अब मान लिया कि रेशनल इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, आपको रेशनल या इरेशनल दोनों में से कोई आएगा। समझने के लिए एग्जांपल को हम देखते हैं और एग्जांपल के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। मान लिया कि विद्यार्थी 2√3 डिवाइडेड बाय √3 से √3 कैंसिल, 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली इधर से देखते हैं √3 4√3 डिवाइडेड बाय मान लिया जाए कि 2√2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2√3/√2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो आपसे क्लियर रहेगा कि विद्यार्थी सबसे ज्यादा रेशनल इरेशनल अगर दोनों जुटेगा तो विद्यार्थी हमेशा याद रख लेना है इरेशनल आएगा। जुटे सीधे टॉपिक में जोड़ घटाव गुना भागा, रेशनल अरेशनल, रेशनल इरेशनल इरेशनल, और विद्यार्थी इरेशनल को इरेशनल से टकराएंगे तो रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो आपको इससे ज्यादा ना पूछ के ऊपर से पूछे जाते हैं, बी नंबर टेबल से आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हम लोग ऊपर आ गए हैं शायद, प्राकृतिक संख्या भी, और ऊपर चलते हैं, नीचे थे ना पूर्ण संख्या होल नंबर, पेज जूम हो गया है। जैसा हम लोग समझ गए ऋणात्मक संख्या, परिमेय संख्या भी आपने समझा। परिमेय संख्या के बाद आपने क्या समझा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी समझा। अपरिमेय संख्या के बाद हमने क्या समझा, वास्तविक संख्या। वास्तविक, अब कहानी आपको पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों नंबर से आप ले सकते हैं। एक टेबल से हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में आपको, रेशनल इरेशनल इरेशनल, ये याद रखना है, रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, रेशनल इनटू इरेशनल इरेशनल, रेशनल भागा इरेशनल इरेशनल, ये आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए भी जो अभी टेस्ट में जा रहे हैं उनके लिए 1-2 नंबर यहाँ से तो फिक्स है। खाली इतना को अगर कहानी समझ ले जाए, रेशनल इरेशनल की कहानी को समझ जाए तो चलिए आज विशेष यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और चलिए विशेष अगले क्लास में